कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ गेट 2023 की प्रिपरेशन में लगे होंगे। फुल फोकस के साथ गेट 2023 की प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और इस लिमिटेड टाइम को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। पीवाईक्यूज लगाने हैं सारे सब्जेक्ट के ही, रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट को, फुल मॉक टेस्ट देना है, उनके एनालिसिस करनी है दोस्तों। सो दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससीजी टिप्स। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2023 के लिए सारे ही सब्जेक्ट के कंप्यूटर साइंस के पीवाईक्यूज मिलेंगे 1 बाय 1 करके। और गेट 2024 के लिए एक रोड मैप लेकर आऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूंगा और दूसरे एग्जाम्स को भी हम लोग फोकस करेंगे। सो आज के इस सेशन में हम लोग कंपाइलर डिजाइन के पीवाईक्यूज देखेंगे। सो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, वो एक्चुअली एम आई ओके। सो डियर फ्रेंड्स, आपने मुझे इंडिया के बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा। अनअकैडमी पे मुझसे सीएन पढ़ा होगा, ठीक है, गेट अकेडमी पे कंपाइलर डिजाइन, ओएस, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट सीओए आपने मुझसे पढ़ा होगा। टेक्स्ट बुक में भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपका, इंजीनियर्स अकेडमी पढ़ा चुका हूँ, द गेट अकेडमी में पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपने मुझे देखा होगा और कुछ ना कुछ मुझसे पढ़ा होगा दोस्तों। 8+ ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और 3 टाइम्स मैं गेट क्वालिफाई कर चुका हूँ। इंडिया के बहुत सारे लीडिंग एग्जाम्स भी मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, प्रेस्टीजियस एग्जाम्स, एचएएल, इसरो, डीटीयू, ओके, वन ऑफ द स्टेट लेवल एग्जाम, यूपीपीएससी लेक्चरशिप। 100K+ स्टूडेंट्स को मैं मेंटरशिप प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे। 100+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैं सेमिनार ले चुका हूँ रिगार्डिंग गेट। तो ये मेरी प्रोफाइल है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ कंपाइलर। ठीक है, सेशन लाइक होता रहना चाहिए, शेयर होते रहना चाहिए जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अभी रन टाइम इन्वायरमेंट में डिस्कस करूंगा चैप्टर 4 में। तो यहां पे सिर्फ मैंने आपको मैचिंग बता दी, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में चैप्टर 4 में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैच दी फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इनपुट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है यार, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है गाइस। मैच दी फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इनपुट फ्रॉम द लेफ्ट कॉलम टू द कंपाइलर फेज इन द राइट कॉलम। लेफ्ट कॉलम को आपको मैच करना है अकॉर्डिंग टू इनपुट विद द राइट कॉलम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अच्छे से आंसर करना है, थोड़ा सा अच्छे से आंसर करना है माय डियर फ्रेंड्स। शेयरिंग जबरदस्त होनी चाहिए, एकदम रुकनी नहीं चाहिए, जबरदस्त तरीके से शेयरिंग करते रहिए, बच्चों को जोड़ते रहिए। मैच दी फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इनपुट। सो सिंटेक्स ट्री को यानी कि पास ट्री को एज ए इनपुट कौन लेता है? तो आपको ध्यान से आंसर करना है। कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इनपुट मैच करना है, यानी कि जो लेफ्ट कॉलम में आपको गिवन है, ये अकॉर्डिंग टू इनपुट किससे मैच करेंगे? कंपाइलर के फेज से, ठीक है। सो देखो, सिंटेक्स ट्री का मतलब पास ट्री को एज ए इनपुट कौन लेगा? पास ट्री को एज ए इनपुट लेगा आपका सिमेंटिक एनालाइजर। पास ट्री को एज ए इनपुट लेगा आपका सिमेंटिक एनालाइजर। सो मेरा पी का थर्ड मैच कर रहा है, तो पी का थर्ड मैच कर रहा है। अगर मैंने मैचिंग वाले आपको बता ही रखे हैं कि जैसी मैच करो वैसी ऑप्शन चेक कर लो यार। अगर टाइम सेव करना है तो जैसे आपने कोई चीज, एक दो चीजें मैच की, ऑप्शन चेक कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा। तो सिंटेक्स ट्री को एज ए इनपुट सिमेंटिक एनालिसिस फेज लेगा, यानी कि पास ट्री को एज ए इनपुट सिमेंटिक एनालिसिस फेज लेता है, ये आपको पता है। कैरेक्टर स्ट्रीम का मतलब यहां पे क्या है? कैरेक्टर स्ट्रीम का मतलब यहां पे क्या है माय डियर फ्रेंड? सोर्स प्रोग्राम। अरे मेरे भाइयों, कैरेक्टर स्ट्रीम का मतलब यहां पे क्या है? सोर्स प्रोग्राम में तो आपके कैरेक्टर होंगे ना, सोर्स प्रोग्राम में तो आपके कैरेक्टर स्ट्रीम होंगी। तो सोर्स प्रोग्राम को एज ए इनपुट कौन लेगा? आपका लेक्सिकल एनालिसिस। इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन यानी इंटरमीडिएट कोड को एज ए इनपुट कौन लेगा? कोड जनरेशन। टोकन स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम ऑफ टोकन्स को एज ए इनपुट कौन लेगा? सिंटेक्स एनालिसिस फेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, ना कि ऑप्शन ए, ना बी, ना डी। सबको समझ में आ गया? कुछ लोग बी बता रहे थे, कुछ लोग डी बता रहे थे। अभी सबको समझ आ गया माय डियर फ्रेंड्स। शेयरिंग जबरदस्त तरीके से करो, ठीक है, एकदम से करते रहिए और यहां बैठ के आराम से सॉल्व करते रहिए, मजा आएगा आपको डेफिनेटली, इट्स माय प्रॉमिस। क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत डिटेल में आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हुए करेंगे हम लोग।
ठीक है। सो आगे आगे बढ़े, यहां पे मेरा ऑप्शन सी है और यहां पे आपको क्या करना था, अकॉर्डिंग टू इनपुट मैच करना था कंपाइलर के फेजेस से। क्लियर हुआ? सुपर डुपर क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर माय डियर फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करने की कोशिश करना चाहते हो तो करो, ठीक है। एक बार अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन पर्पज के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। इफ यू वांट टू ट्राई बाय योरसेल्फ देन ट्राई इट फर्स्ट एंड ट्राई टू गिव मी द राइट आंसर। मुझे बिल्कुल सही आंसर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर सभी लोग, ठीक है। सभी लोग एकदम जबरदस्त आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो यहां पे क्वेश्चन में एक बार पढ़ के आपको समझाता हूं। ए लेक्सिकल एनालाइजर यूजेस द फॉलोइंग पैटर्न्स टू रिकॉग्नाइज 3 tokens T1, T2 and T3 over the alphabet A, B, C, A, B, C। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। कुछ लोग C बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। सो T1 टोकन आपका क्या है, ये T1 है, T2 है, T3 है। नोट दैट X क्वेश्चन मार्क, यानी कि जहां जैसे A के सामने क्वेश्चन मार्क है, B के सामने क्वेश्चन मार्क है, C के सामने क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब क्या है। सो नोट करना है X क्वेश्चन मार्क मींस 0 और 1 अकरेंस ऑफ द सिंबल X। जैसे A के सामने क्वेश्चन मार्क है तो A आपका एक बार 0 टाइम्स अकरेंस होगा, एक बार 1 टाइम अकरेंस होगा। B भी एक बार आप इसको 0 ले सकते हो, एक बार 1 ले सकते हो। C एक बार 0 ले सकते हो, एक बार 1 ले सकते हो। Note also that the analyzer outputs the token that matches the longest possible prefix। ठीक है, टोकन आपका कौन सा है, BB AA CA ये आपकी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग की कौन सी जो है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स आपके किस टोकन से मैच करेगी, ये आपको चेक करना है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। T1 का मतलब यहां पे क्या है, सपोज A को मैंने 0 ले लिया तो यहां पे सिंपली क्या बचेगा आपका B प्लस C का क्लीन क्लोजर एंड A, और भी लगा हुआ है ना। और एक क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, एक बार 0 अकरेंस ले लो, ये आप 0 अकरेंस ले सकते हो और 1 अकरेंस ले सकते हो। और का मतलब होता है 1 TOC में। सो यहां पर एक बार मैंने जब इसको 1 ले लिया, एक बार 1 अकरेंस ले लिया, तो ये क्या हो गया A B प्लस C क्लीन क्लोजर A। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं ऑप्शन में, और छोटे मोटे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। CIL में कई बार पूछे गए, वार्क में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिंपली टोकन दे देंगे, उसका मतलब पूछ लेंगे सब कुछ देने के बाद। ठीक है, तो आपको लिखना आना चाहिए। सो यहाँ पे B की अकरेंस को 0 ले लिया हम लोगों ने, तो A प्लस C का क्लीन क्लोजर ये C है बेटा, एंड B प्लस B का अकरेंस एक बार हमने ले लिया तो B A प्लस C का क्लीन क्लोजर B। और T3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, C का अकरेंस 0 ले लिया हम लोगों ने, सो B प्लस A का क्लीन क्लोजर C प्लस C का अकरेंस 1 ले लिया तो C B प्लस A का क्लीन क्लोजर एंड C। ठीक है, अब इस वाली स्ट्रिंग की कौन सी लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स आपको इन तीनों टोकन में से कौन देगा, इन तीनों टोकन में से कौन देगा देख लेते हैं। देखो पहले वाले में लेने की कोशिश करते हैं, पहले वाले में लेने की कोशिश करते हैं। देखो यहां से सपोज अगर हमने इसको एप्सिलॉन ले लिया, क्योंकि B प्लस C के क्लीन क्लोजर में एप्सिलॉन भी होता है, तो सिंपली A बचेगा। तो यहां से सिंपली आपको A मिलेगा, जबकि स्ट्रिंग आपकी BB से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहां पर आओगे तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, यहां पर सपोज अगर आपने A ले लिया और ये आपने एप्सिलॉन ले लिया तो आपको A मिला, तो यहां से तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऊपर से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग मेरी BB से स्टार्ट हो रही है। सो मैं अगर यहां पर आ जाऊं, यहां पर टोकन नंबर 2 में आ जाऊं, तो अगर मैं इसको एप्सिलॉन ले लूं तो यहां से सिंपली प्रीफिक्स क्या मिलेगी इस वाली स्ट्रिंग की, ओनली B। और यहां से अगर मैं इसको एप्सिलॉन ले लूं तो यहां से आपको लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या मिलेगी इस वाली स्ट्रिंग की, BB। ठीक है, ऑप्शन T3 टोकन में आ जाओ, T3 में आ जाओ। सो यहां से आप कितने भी टाइम्स B ले सकते हो। सपोज मैंने 2 टाइम्स B ले लिया, B प्लस A का क्लीन क्लोजर का मतलब क्या है, BB ले लिया मैंने, सपोज यहां से A ले लिया, और यहां लास्ट में आपका C है ही है। तो देखो इस वाली स्ट्रिंग की लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स आपकी BB AAC यहां पे टोकन 3 में मिल रही है, टोकन 3 में मिल रही है। तो T3 आ जाएगा एक, तो आपका ना आपको T1 में मिली ना T2 में मिली इस स्ट्रिंग की लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स। यहां पे आपको B मिल रही थी, यहां पे BB मिल रही थी, लेकिन यहां पे BB AAC मिल गया, तो यानी कि T3 को पहले लिखेंगे। उसके बाद मेरी बची कौन सी है, ABC बची है, ABC, और ABC भी मैं यहीं से ले सकता हूं, जो बची हुई है वो भी मुझे यहीं से मिल जाएगी ना। ABC किसी में भी नहीं मिलेगी, आपको चेक करके देखना, यहाँ पर ABC भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो T3 कितनों को नहीं समझ में आया, सबको समझ आ गया ना।
सबको समझ आ गया दोस्तों? बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया मेरे भाइयों, सबको समझ आ गया? एक बार मुझे बता दो कि हाँ सर क्वेश्चन अच्छा था। और मैं आपको बता चुका हूँ CIL में और बार्क में कई बार टोकन दे देते हैं आपको, सब मीनिंग दे देते हैं आपको, इसका मतलब कि एक्स क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, और आपसे कई बार ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? तुहिन, बासु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया दोस्तों? गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। उमर खान समझ नहीं आया? उमर प्रॉब्लम क्या थी यार दोस्त इसमें? उमर कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, प्रीफिक्स बनाना जानते हो किसी भी स्ट्रिंग का? सपोज TOC कोई स्ट्रिंग है तो इसका प्रीफिक्स मेरा क्या होगा? ठीक है, एक तो बाय डिफॉल्ट एप्सिलॉन भी प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, दोनों ही होता है किसी भी स्ट्रिंग का। T मेरा एक यहाँ पर क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। O मेरा प्रीफिक्स हो गया, ठीक है, TO मेरा प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद मेरा TOC मेरा प्रीफिक्स हो गया ऐसी स्ट्रिंग का, ठीक है। सो अगर ये आपको आता है कि नहीं, क्या नाम है? उमर, ठीक है, तो ये प्रीफिक्स होगा ना इस वाली स्ट्रिंग के। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात करूं तो इसका जो प्रीफिक्स होगा BBAAC वो मेरा टोकन 3 में मैच कर रहा था, मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद आपका जो ABC बचा था प्रीफिक्स, ये भी आपका टोकन 3 में मैच करेगा। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है ये इसका आउटपुट क्या होगा? T3 होगा, क्योंकि इसके दोनों ही प्रीफिक्स जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स है दोनों ही आपको T3 में मिलेंगे, दोनों ही आपको T3 में मिलेंगे। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्रिस्टल क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स? चलो जिसको ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, देख लेना एक बार जाकर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से मुझे आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं है आपके सामने, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। हाँ बेटा, एक्सपेंड करना क्या, एक्सपेंड करना क्या है इसमें, ठीक है। ए क्वेश्चन मार्क का मतलब वहां पे एक्स क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था कि एक्स की अकरेंस या तो 0 थी या 1 थी। जैसे तुम T1 की अगर एक्सपेंड पूछ रहे हो तो यहाँ पर ए क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ए क्वेश्चन मार्क बी और पैरेलल लाइन का मतलब होता है सी, तो बी प्लस सी, ठीक है, एस्ट्रिक ए, यही तो था ना। उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? एक बार ए का अकरेंस 0 ले लेंगे तो सिंपली बचेगा आपका बी प्लस सी क्लीन क्लोजर ए। और अगर ए की अकरेंस को 1 ले रहे हो, यहां 0 ले लिया, यहां पे 1 ले रहे हो, तो ए बी प्लस सी क्लीन क्लोजर ए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? दहाड़े साहब समझ आ गया? दहाड़े जी समझ आ गया? दहाड़े समझ आ गया? बहुत बढ़िया, दहाड़े बताओ समझ आ गया? देखो एक एक बच्चे का डाउट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दहाड़े को समझ आ गया? दहाड़े को समझ आ गया? ठीक है, चल अब फाइंड आउट नंबर ऑफ टोकन्स। तो इंटीजर, ठीक है, इंटीजर मेरा एक कीवर्ड है 1, मेन एक कीवर्ड है 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, ठीक है, इंटीजर के लिए फिर से 6, ठीक है, इसके लिए 7, इसके लिए 8, इसके लिए 9, इसके लिए 10, इसके लिए 11, इसके लिए 12, इसके लिए 13, इसके लिए 14, प्रिंट एफ 15, इसके लिए 16, ये सम पूरा एक के लिए हम क्या बनाएंगे 17, ठीक है, इसके लिए 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 23, 24, 25, 26 एंड व्हाट 27। बहुत बढ़िया, कितना आंसर आएगा आपका 27? कितना आंसर आएगा आपका 27? नंबर ऑफ प्रीफिक्स का फॉर्मूला बेटा हो जाता है n+1, ठीक है। जैसे कि आपका TOC कोई स्ट्रिंग है तो यहां पे कितने प्रीफिक्स बने थे आपके? एप्सिलॉन तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है प्रीफिक्स और सफिक्स में किसी भी स्ट्रिंग के। एक T आपका हो जाएगा क्योंकि टेल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हेड से स्टार्ट करते हैं प्रीफिक्स बनाना। एक TO आ जाएगा, एक आपका TOC आ जाएगा। तो यहाँ इस वाली स्ट्रिंग में, इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ठीक है, n = 3। कितने यहाँ पर सिंबल्स हैं 3, लेंथ कितनी है 3। तो नंबर ऑफ प्रीफिक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रीफिक्स का फॉर्मूला हो जाएगा n+1, n+1, ठीक है। बाबा नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है?
n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग अगर आपसे पूछे, तो क्या होता है, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 ये होता है। और 1 यहाँ पे क्यों करते हैं, एप्सिलॉन, क्योंकि सबस्ट्रिंग में भी आ जाता है आपका। सबको पता है ना ये वाला फॉर्मूला सबको पता है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो टीओसी की बात है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, और आपको आता भी होगा। इसमें नंबर ऑफ टोकन्स बताओ, फाइंड आउट नंबर ऑफ टोकन्स हियर। राकेश राय, वेरिएबल प्रीफिक्स आपके कुछ नहीं होते हैं। वेरिएबल प्रीफिक्स में आपके जो आपके वेरिएबल्स होते हैं और जो आपके टर्मिनल्स होते हैं, दोनों के मिक्सचर को हम लोग वेरिएबल प्रीफिक्स कहते हैं। समझ में आ गया। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि जो स्टैक पे, टॉप ऑफ द स्टैक पे जो है, हमेशा वेरिएबल प्रीफिक्सेस होते हैं, ठीक है। वो रिड्यूस करने के लिए होते हैं वेरिएबल प्रीफिक्सेस। तो वहां पे मिक्सचर होता है आपके टर्मिनल और सिंबल्स का, उसको वेरिएबल प्रीफिक्सेस कहते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे, डोंट वरी, अभी देखेंगे। समझ में आ गया। क्या नाम है आपका। यहां पर आपका 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 7। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे। सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। सब लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से मुझे आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, आंसर बताओ माय डियर फ्रेंड्स। एकदम जबरदस्त माहौल होना चाहिए। शेयरिंग कर दो। गुरपाल सर भी आ चुके हैं अपने, ठीक है। जबरदस्त शेयरिंग कर दो एकदम जबरदस्त तरीके से। सारे स्टूडेंट्स को अभी और जोड़ लो यहाँ पर। फाइंड आउट नंबर ऑफ टोकन्स फाइंड आउट करने हैं। और टोकन्स जब फाइंड आउट करता है लेक्सिकल एनालिसिस फेज, तो आपके व्हाइट स्पेसेस को और कमेंट्स को क्या करता है, रिमूव कर देता है। व्हाइट स्पेसेस को और कमेंट्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। व्हाइट स्पेसेस को और कमेंट्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। सो नाउ फाइंड आउट नंबर ऑफ टोकन्स। सो यहां पर मेरा ये क्या है, यहां पर ये थोड़ा सा यहां तक ये कमेंट है, ये अगली लाइन में आना चाहिए। ये मेरा यहां पर ना आके यहां पर आना चाहिए। इंटीजर a, b, टाइपिंग थोड़ा सा हो गया है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। सो जो आपका लेक्सिकल एनालिसिस फेज होता है, कुछ रूल्स होते हैं टोकन जनरेट करने के लिए। वो व्हाइट स्पेसेस को, ठीक है, सोर्स प्रोग्राम में जो आपके व्हाइट स्पेसेस होते हैं, ठीक है, व्हाइट स्पेसेस और जो आपके कमेंट्स होते हैं, इनके लिए टोकन जनरेट नहीं करता है। इनको क्या करता है, रिमूव कर देता है। बाकी सबके लिए टोकन वो जनरेट करता है, ठीक है। सो यहां पर इंटीजर के लिए 1, कुछ लोगों ने काउंट कर लिया था इसको भी, ठीक है। इंटीजर के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए नहीं जनरेट करेगा। 6 फॉर दिस वन, 7 फॉर दिस वन, 8 फॉर दिस वन, 9 फॉर दिस वन, 10 फॉर दिस वन, ठीक है। एंड 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने टोकन आएंगे, 18 आएंगे। कितने आएंगे, 18, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम जबरदस्त तरीके से शेयरिंग चलती रहनी चाहिए और मजा आते रहना चाहिए, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने लिख भी दिया है, ये रूल्स है कि व्हाइट स्पेसेस को और कमेंट्स को आपका जो है कौन कंसीडर नहीं करता है, आपका लेक्सिकल एनालिसिस फेज कंसीडर नहीं करता है, उनके लिए टोकन प्रोड्यूस नहीं करता है। बाकी सबके लिए टोकन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नम्रता यादव जी 13 नहीं आएगा, 18 आएगा। नम्रता फाइंड आउट करो। इंटीजर के लिए 1, मेन के लिए 2, ठीक है, ओपन ब्रैकेट के लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, काउंट करो, 18 आएगा बेटा। नम्रता यादव 18 आएगा, 18, ठीक है। नम्रता यादव जी 18 आएगा, ठीक है। नम्रता यादव जी 18 आएगा, ठीक है। जबरदस्त माहौल रहना चाहिए और मजा आएगा आपको, ठीक है। और सारे क्वेश्चन मैं बनवा रहा हूं यहाँ पर, कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ नहीं रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में, जो आपने देखे हैं नहीं भी देखे हैं, उन सबको मैं कलेक्ट करके लाया हूं यहाँ पर और आपको सॉल्व करा रहा हूं। इस क्वेश्चन का मुझे फटाक से आंसर बता दीजिए। और मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, द लेक्सिकल एनालिसिस फॉर ए मॉडर्न कंप्यूटर लैंग्वेज सच एज जावा नीड्स द पावर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन मॉडल्स in a necessary and sufficient sense.
in a necessary and sufficient sense. जबरदस्त तरीके से जबरदस्त शेयर करते रहिए सेशन को गाइस, लाइक करते रहिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है, मजा आ रहा है आपको, माहौल बन रहा है, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट, तो सेशन को लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और इसको कम से कम 150 प्लस कराइए लास्ट तक, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, तो लेक्सिकल एनालिसिस फेज पर सिर्फ हमें आइडेंटिफायर्स और इन सब में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। हमेशा हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा ही यूज होगा, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा ही यूज होगा, बिल्कुल सही बात है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है तो मतलब करेक्ट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया, ये मेरा डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा मेरा सिंटेक्स एनालिसिस फेज पर यूज होता है, सिंटेक्स एनालिसिस पर यूज होता है, ठीक है। नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा दोनों ही आपके सिंटेक्स एनालिसिस पर, ट्यूरिंग मशीन बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए मेरा सही है, फाइनाइट ऑटोमेटा गाइस, ठीक है। हाँ कमेंट है वो आपका कमेंट था, डबल स्लैश आपका कमेंट था ना, ठीक है, वो तो आपको खुद भी पता होना चाहिए। कमेंट डबल स्लैश के बाद जो भी लिखा होता है कमेंट होता है, या इस तरीके से जो भी लिखा होता है वो कमेंट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंदर जो भी लिखा होता है वो भी आपका कमेंट होता है, आपने सी में पढ़ा होगा हर जगह, तो सिंपल सी बात है। या डबल स्लैश के बाद जो भी लिखा होता है वो आपका कमेंट होता है, ठीक है, वो आपका कमेंट होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया अक्षय कुमार, बिल्कुल कमेंट है। नहीं कमेंट वाले काउंट नहीं किए हैं, उसके नीचे मैंने इंटीजर रेखा भी लिखा हुआ था उसको काउंट किया ऊपर करके, ठीक है, समझ में आ गया। वो साथ में लिखा हुआ था, कमेंट के साथ में लिखा हुआ था इंटीजर ए कॉमा बी, उसको नीचे लिखा होना चाहिए था, अगली लाइन में लिखा होना चाहिए था, तो मैंने नीचे लिख के उसको काउंट किया है, मैंने उसको नीचे लिख के काउंट किया बेटा अक्षय, ठीक है, मैंने उसको नीचे लिख के काउंट किया। चलो कोई बात नहीं, आप देख लेना एक बार, वो मैंने नीचे लिख के काउंट किया था उसको। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपके बेहतरीन क्वेश्चन हैं, गेट के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ठीक है। मैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द नंबर ऑफ टोकन्स इन द फॉरट्रान स्टेटमेंट डू 10, ठीक है, डू 10, वो कोई ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग जो है, i इक्वल टू 1.25 इज, कुछ लोग जो 4 बता रहे हैं ध्यान से देखो एक बार, बी ए गलत आंसर नहीं करना है यार, टोकन ही तो फाइंड आउट करने हैं। स्टेटमेंट आपका चाहे फॉरट्रान में लिखा हो, जावा में लिखा हो, किसी में भी लिखा हो, ठीक है। गलत आंसर, सपना मिश्रा का आंसर सी बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग सी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 4 कर रहे हैं, सो जो 4 कर रहे हैं वो गलत, वो मिस्टेक कर रहे हैं। सिंपली स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, डू कोई कीवर्ड है, 10, ठीक है, कांस्टेंट है, आई उसके बाद इक्वल टू है, उसके बाद 1.25 है, इज, तो कितने टोकन होंगे माय डियर फ्रेंड्स, 5 टोकन होंगे ना मेरे भाई, मेरे बंधुओं, 5 टोकन होंगे ना। ये 1 टोकन इसके लिए जनरेट करेगा, सेकंड टोकन इसके लिए जनरेट होगा, थर्ड टोकन इस वाले आई के लिए जनरेट होगा, इक्वल टू ऑपरेटर है, फोर्थ इसके लिए जनरेट होगा, ये भी आपका कांस्टेंट है 1.25 फ्लोट है, इसके लिए जनरेट होगा आपका टोकन नंबर 5। सो मेरे भाई 4 क्यों कह रहे हो बार बार, 4 क्यों कह रहे हो मेरे भाई, यार देखो मजा आना चाहिए, और जब गलत आंसर नहीं करना चाहिए, गलत आंसर नहीं होना चाहिए। और आपको इतनी चीजें डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद भी गलत आंसर कर रहे हो, ठीक है। नहीं बेटा, ये आपका नॉट इक्वल टू नहीं है, ये आपका आई इक्वल टू 1.25 है, नॉट इक्वल टू नहीं है। क्या नाम है इसको, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर मत लो, कुशल पांडे जी, आप इसको नॉट इक्वल टू ट्रीट क्यों कर रहे हैं, कहीं पे बिंदी लगी हुई है क्या नीचे, ये आई इक्वल टू 1.25 है कुशल पांडे जी, यहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है कुशल पांडे जी, या जो लोग 4 बता रहे थे वो इसको नॉट इक्वल टू ट्रीट कर रहे हो, नॉट इक्वल टू नहीं है, ये आपका आई है, ठीक है, यही गलती कर रहे हो आप लोग, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करके आए होंगे,
4, बट इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, चलो समझ आया, गॉट इट, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक ठोकते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है, लाइक ठोकते रहो, शेयर करते रहो। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन जो आपके अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि गेट का एग्जाम आने वाला है, फिर भी आपके अगर कंफ्यूजन बने हो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिमूव होते जाएंगे। ठीक है, द आउटपुट ऑफ ए लेक्सिकल एनालाइजर इज, द आउटपुट ऑफ ए लेक्सिकल एनालाइजर इज, द आउटपुट ऑफ ए, सबको पता है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं देने लायक है। द आउटपुट ऑफ ए लेक्सिकल एनालाइजर इज ए पार्स ट्री, नहीं, पार्स ट्री आउटपुट होता है मेरा सिंटेक्स एनालिसिस फेज का। याद रखना, कई बार इन सब में मिस्टेक होने लगता है जब दिमाग सही नहीं होता है तो। ठीक है, सो ये मेरा आंसर सही नहीं है। इंटरमीडिएट कोड, ये मेरा आईसीजी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का आउटपुट होता है। मशीन कोड मेरे कोड जनरेशन का आउटपुट होता है। स्ट्रीम ऑफ टोकन, बिल्कुल सही बात है, यही इसका आउटपुट होता है, ऑप्शन डी। ज्यादा टाइम नहीं देंगे और क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर एंड लेक्सिकल एनालिसिस से जितने क्वेश्चन बन सकते थे टोकन से रिलेटेड या और भी रिलेटेड मैचिंग वाले क्वेश्चंस जितने बन सकते थे फेजेस से रिलेटेड, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और अगर अगली बार भी क्वेश्चन आएगा तो आपका यहीं से आएगा। ठीक है, अगली बार भी अगर आपका क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा। अब हम लोग चैप्टर 2 पे मूव करते हैं, जो समझ लीजिए पार्स, जो आपके कंपाइलर की जान है, मतलब हार्ट ऑफ द कंपाइलर है पार्सर, पार्सिंग। ठीक है, हार्ट ऑफ द कंपाइलर है आपका पार्सिंग। सो पार्सिंग में काफी क्वेश्चंस हैं चैप्टर 2 में, और टाइम भी लगेगा वहां पर, और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा भी सारी चीजों को। ठीक है, सो अगला चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम बची क्या अभी? अरे मेरे भाइयों जल्दी बताओ, चैप्टर फर्स्ट में किसी को क्या कोई प्रॉब्लम बची क्या? चैप्टर लेक्सिकल एनालिसिस से कैसा भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या टोकन्स फाइंड आउट करने को कैसा भी आएगा, मैचिंग के क्वेश्चंस भी कैसे भी आएंगे, कंपाइलर के इंट्रोडक्शन से भी कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कर लोगे ना सभी लोग जबरदस्त तरीके से? ठीक है, थैंक यू कुशल पांडे जी, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सो चैप्टर 2 स्टार्ट करें, चैप्टर 2 स्टार्ट करें, चैप्टर 2 स्टार्ट करें माय डियर फ्रेंड्स, चैप्टर 2 स्टार्ट करें। चलो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, और वो आपका हार्ट ऑफ द कंपाइलर है। ठीक है, वहीं से मजा आने वाला है। तो टॉपिक वाइज चलेंगे, जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे और आपको मजा आने वाला है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो अभी तक आप सोच रहे होगे कि सर ये कैसे होते हैं क्वेश्चन, वो सब डिस्कस करूंगा मैं यहां पर। ठीक है, सारे डिस्कस कर दूंगा मैं आपको यहां पर। ये रहा माय डियर फ्रेंड्स आपका चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन, चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। वो छोटी सी कहानी क्या है वो लिख लो आप लोग, आपके बहुत काम की चीज है। ठीक है, जो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स होते हैं, अभी कैलकुलेट भी करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेट करना पड़ेगा, बताऊंगा कैसे कैलकुलेट होते हैं। कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स जो होते हैं, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी ग्रामर के लिए, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स जो किसी ग्रामर के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले जो आपको ग्रामर गिवन होती है उसको ऑगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसको कराऊंगा मैं, पहले इतना सुन लो। जो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम लोग 2 पार्सिंग टेबल बना पाते हैं LR पार्सर की। उनकी हेल्प से हम लोग 2 पार्सिंग टेबल बना पाते हैं LR पार्सर की। वो कौन कौन सी माय डियर फ्रेंड्स, वो कौन कौन सी? एक तो LR0 पार्सर, एक तो LR0 पार्सिंग टेबल बनाते हैं कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम से, LR0 पार्सिंग टेबल बनाते हैं, और एक बनाते हैं SLR1 पार्सिंग टेबल। ये 2 ही टेबल तो बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया? एक कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम कैलकुलेट करते हैं। वो भी कैसे कैलकुलेट करते हैं देखेंगे अभी हम लोग। कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स में
हम लोग सिंपली जो है मूव करते रहते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन के साथ में उसका लुक अहेड सिंबल भी लिखते हैं, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसकी हेल्प से हम लोग कौन कौन सी टेबल बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक तो CLR1, ठीक है, CLR1, और जिसको LR1 भी कहते हैं या LR1 भी कहते हैं, और LALR पार्सिंग टेबल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब इन सारी पार्सिंग टेबल में गाइस डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इन दो पार्सिंग टेबल में माय डियर फ्रेंड डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जो आपका LR0 पार्सिंग टेबल होती है, ठीक है, जो LR0 पार्सिंग, सबका स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है ना। एक तो गो टू पार्ट होता है, गो टू पार्ट में वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, एक गो टू पार्ट होता है, एक एक्शन पार्ट होता है, और यहां पर स्टेट लिखते हैं। बट डिफरेंस कहां पर आता है, जब हम लोग रिड्यूस की एंट्री भरते हैं, वहां पे डिफरेंस आता है। बाकी गो टू की एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं आता है इन चारों टेबल में, ठीक है। शिफ्ट की एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं आता है इन चारों टेबल में। सिर्फ कहां पर डिफरेंस आता है, रिड्यूस एंट्री में डिफरेंस आता है, बिल्कुल डिफरेंस आता है। LR0 पार्सिंग टेबल में जिस नंबर का प्रोडक्शन जिस स्टेट पे जाके क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो उस स्टेट पर जाकर एक्शन पार्ट में सारे जितने भी टर्मिनल्स होते हैं उन सब में हम लोग रिड्यूस एंट्री भर देते हैं, ठीक है। उस प्रोडक्शन नंबर के साथ रिड्यूस एंट्री भर देते हैं उस वाली स्टेट में जिस नंबर का प्रोडक्शन जिस स्टेट में जाके रिड्यूस हुआ है, ठीक है। SLR1 में क्या करते हैं हम लोग, SLR1 में क्या करते हैं, जिस नंबर का प्रोडक्शन जिस वाले स्टेट में जाके रिड्यूस होता है, तो उस प्रोडक्शन का जो लेफ्ट हैंड वेरिएबल होता है उसका फॉलो कैलकुलेट करते हैं और उसको फॉलो सेट में रिड्यूस एंट्री डालते हैं। ये आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं, पता होगा। CLR1 और LLR1 में क्या करते हैं, क्योंकि LR1 आइटम सब कैलकुलेट करते हैं तो उनके साथ में हम लोग उसके लुक अहेड सिंबल्स लिखते हैं। तो रिड्यूस एंट्रीज हम लोग उनके लुक अहेड सिंबल्स के बेसिस पे फिल करते हैं, ठीक है, लुक अहेड सिंबल्स के बेसिस पे फिल करते हैं। तो डिफरेंस कहां पर होगा माय डियर फ्रेंड्स, ओनली किसमें डिफरेंस होगा, आपके शिफ्ट एंट्रीज में डिफरेंस होगा, शिफ्ट एंट्रीज में डिफरेंस होगा, ठीक है। शिफ्ट एंट्रीज डिफरेंट इन LR पार्सर्स में जो आपकी होंगी वो शिफ्ट एंट्रीज आपकी क्या होंगी, मे भी डिफरेंट हो सकती हैं। और माय डियर फ्रेंड्स मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बात समझ में आती है, यहां पर अच्छे से रिवाइज करो, बस खाली यहां पर अच्छे समझो बातों को। मुझे एक बात बताओ, जो भी पार्सर्स में एंट्रीज फिल करने के बाद जो फ्री स्पेसेस बचते हैं वहां पर हम लोग क्या भरते हैं, जल्दी बताओ रवि, जल्दी बताइए मुझे। यहां पर जो आपकी फ्री स्पेसेस बचते हैं LR पार्सर्स की, जब टेबल बनाते हैं, चाहे वो LR0 हो, SLR1 हो, ठीक है, या LALR1 हो, या CLR1 हो, या LL1 ही हो, टॉप डाउन पार्सर भी हो, तो जो एंट्रीज भरने के बाद जो स्पेसेस बचते हैं उनकी जगह हम लोग क्या भरते हैं, एरर भरते हैं, एरर। सो एरर एंट्रीज में ऑल्सो भी डिफरेंट, भैया जब शिफ्ट एंट्रीज डिफरेंट होंगी तो एरर एंट्रीज भी डिफरेंट होंगी, एरर एंट्रीज में भी डिफरेंट, एरर एंट्रीज में भी डिफरेंट, ठीक है। तो याद रखना, बहुत सही है, जो जिन लोगों को याद है बहुत ही अच्छी बात है। एरर एंट्रीज में भी डिफरेंट, एरर एंट्रीज भी आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, बिल्कुल, ठीक है। सो आप उस क्वेश्चन पे चले वापस। राहुल, बहुत बढ़िया राहुल जी समझ आ रहा है, चलो। रवि रंजन, समझ आया सबको। अब वापस चले क्वेश्चन पे, इतनी बात मैंने आपको समझा दी है, इसको देख लो एक बार, ठीक है। अब मैं वापस क्वेश्चन पे वापस जा रहा हूं मैं, ठीक है। एरर भरते हैं, एरर, ठीक है। सो शिफ्ट एंट्रीज डिफरेंट हो सकती हैं, एरर एंट्रीज डिफरेंट हो सकती हैं, गो टू एंड शिफ्ट एंट्रीज आपकी डिफरेंट नहीं होती है किसी भी LR पार्सिंग टेबल में, ठीक है। चलो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। कंसीडर, क्वेश्चन को देखो आप, यहां पर क्वेश्चन को समझो। यहां पर कंसीडर द SLR1 एंड LALR1 पार्सिंग टेबल फॉर ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज /r ट्रू। ये आपका MSQ है, ये माय डियर फ्रेंड्स आपका MSQ है। यहां एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं आपके, तो बिल्कुल सही आंसर बताना मुझे यहां पर, माय डियर फ्रेंड्स सभी लोग।
बताओ उस क्वेश्चन का आंसर। मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके आ रहा हूं पीछे, मतलब एक की पॉइंट्स जो होते हैं पूरे कंपाइलर के, वो मैं आपको एकदम बता के आ रहा हूं। खान खान ओके, ओके राहुल गुड। कुछ लोग सीडी बता रहे हैं, कुछ लोग बीसीडी बता रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का सीडी आंसर है। देखो पढ़ लेते हैं। द गो टू पार्ट ऑफ बोथ टेबल्स में बी डिफरेंट, ये कह रहा है कौन सा ट्रू है। द गो टू पार्ट ऑफ बोथ टेबल्स में बी डिफरेंट, नो, गो टू पार्ट आपका डिफरेंट नहीं होगा। गो टू और शिफ्ट पार्ट आपके टेबल्स के डिफरेंट नहीं होते हैं, सो पहला तो आपका सही नहीं है, ठीक है। द शिफ्ट एंट्रीज आर आइडेंटिकल इन बोथ द टेबल्स, ठीक है। द शिफ्ट एंट्रीज आर आइडेंटिकल इन बोथ द टेबल्स, बिल्कुल सही बात है, बी सही है आपका। द रिड्यूस एंट्रीज इन द टेबल्स में बी डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, डिफरेंट हो सकती हैं, होती हैं। द एरर एंट्रीज इन द टेबल्स में बी डिफरेंट, ये भी मैंने आपको बताया डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जो सीडी बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हाँ गुड़िया कुमारी, ठीक है, जो सीडी बता रहे हैं मेरे भाई, सीडी क्यों बता रहे हो, बीसीडी नहीं सही है क्या? इतना एक्सप्लेन करने के बाद, पीछे पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद, पूरी यहाँ पे पूरा मैंने पूरी रामगाथा बताई है। शिफ्ट एंट्रीज आपकी क्या होती है, डिफरेंट होती है, सॉरी रिड्यूस एंट्रीज डिफरेंट होती हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस एंट्री डिफरेंट होती है, रिड्यूस, क्योंकि रिड्यूस एंट्रीज हम लोग भरते हैं। शिफ्ट एंट्री सेम होती है, गो टू एंट्री सेम होती है, रिड्यूस एंट्रीज डिफरेंट होती है एलआर पार्सर्स में, और एरर एंट्रीज में भी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। सो अब वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। सो एक बार फिर से दिमाग में बैठा लो मेरे भाई, गो टू एंट्रीज और शिफ्ट एंट्रीज सारे पार्सर्स है, SLR1 हो, LR0 हो, LLR हो, CLR हो, सब में सेम होती हैं। शिफ्ट रिड्यूस एंट्रीज आपकी डिफरेंट तरीके से फिलअप करते हैं हम लोग, LR0 में, SLR1 में, CLR1 में और LLR1 में। और जब रिड्यूस एंट्री डिफरेंट तरीके से फिलअप करेंगे तो स्पेसेस ज्यादा भी छूट सकते हैं, कम भी छूट सकते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। सो एरर एंट्रीज भी आपकी डिफरेंट होंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अक्षय कुमार अभी समझ में आ गया। देखो रिड्यूस एंट्रीज ज्यादा फिल हो, किसी में ज्यादा किसी में कम, तो क्योंकि उन अलग अलग तरीके से फिल करते हैं, तो आपके जो एम्प्टी स्पेसेस है वो भी आपके किसी में ज्यादा छूटेंगे, किसी में कम छूटेंगे। तो एम्प्टी स्पेसेस पे एरर एंट्री फिल करते हैं तो वो भी डिफरेंट हो सकती है। अभी बात समझ में आ गई अक्षय? सो BCD इज योर राइट आंसर, BCD इज योर राइट आंसर गाइस। क्लियर हो गई बात सभी को? सेशन को लाइक ठोकते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है। सभी को समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? अक्षय, अक्षय समझ आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट होते हैं आपके गेट के एग्जाम में, और रिसेंटली सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गेट 2022 सॉरी 2021 2020 इन सबके क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। A shift reduce parser carries out the actions specified within braces immediately after reducing with the corresponding rule of grammar। corresponding rule of grammar, देखो यहां पर ये ग्रामर गिवन है और यहां पर ये आपके सिमेंटिक रूल गिवन है कुछ, ठीक है। यहां पर ग्रामर है, ग्रामर का प्रोटेक्शन है और उसके साथ में सिमेंटिक रूल लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ना कि ग्रामर, ठीक है, इसमें मिक्स क्वेश्चन है लेकिन करेंगे बहुत अच्छे से। ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल जब मिल जाते हैं, ठीक है, ग्रामर के साथ में जब सिमेंटिक रूल्स आपके मिल जाते हैं तो ये बन जाती है आपकी SDT, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, SDT बन जाती है, ठीक है। तो ग्रामर प्रोटेक्शन गिवन है, उसके साथ में रूल गिवन है, प्रोटेक्शन रूल, ये SDT बन गए आपके। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ, ये आपकी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का ट्रांसलेशन क्या होगा? यूजिंग द सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इन SDTs का यूज करके इसका ट्रांसलेशन क्या होगा वो आपको बताना है।
स्कीम डिस्क्राइब्ड बाय द अबव रूल्स, ये जो रूल्स आपको गिवन है, एसडीटीज गिवन है, इनका यूज करके इस वाली स्ट्रिंग के लिए आपका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे कौन सा पार्सर यूज हो रहा है मेरा, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर यूज हो रहा है। कौन सा पार्सर यूज हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब शिफ्ट रिड्यूस मेरा बॉटम अप पार्सर है, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं। मतलब बॉटम से स्टार्ट करना है, टॉप तक जाना है, टॉप मतलब स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर तक जाना है। उसके लिए इस स्ट्रिंग के लिए इन एसडीटीज का यूज करके क्या ट्रांसलेशन रूल होगा, ठीक है, वो आपको देखना है। तो मेरी स्ट्रिंग यहां पर क्या है, एक्स 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 वाई जेड और जेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर किसको रिड्यूस करूं, सबसे पहले हम लोग यहां पे किसको रिड्यूस कर दे, इस y को। अगर हम लोग इस y को देखो, हैंडल, ये मेरा हैंडल है। ठीक है, सो देखो y मेरा रिड्यूस हो जाएगा ना। हैंडल वो चीज होती है जो किसी प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड पर होती है, तो उस हैंडल को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल से। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा कैपिटल S से और Z और Z। और इसके लिए सिमेंटिक रूल क्या है, ठीक है, प्रिंट 2 है। तो जैसे ही मैंने y को रिड्यूस किया, y हैंडल को रिड्यूस किया S से, सो मैंने प्रिंट कर दिया यहां पर 2। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 2 प्रिंट कर दिया मैंने, 2 प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहां पे कोई हैंडल है, ये जो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, यस हैंडल है, ये मेरा SZ। देखो इस प्रोटेक्शन में राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है SZ, तो ये हैंडल हुआ, तो इसको हैंडल कर लेंगे हम लोग W से। तो इस SZ की जगह मैं W लिख दूंगा यहां पर। ठीक है, यहां पर Z ही रहेगा और यहां पर 1 2 3 4 ही रहेगा। सो SZ, इसके लिए प्रिंटिंग रूल क्या है मेरा, 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंट कर दिया। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या कोई मेरा हैंडल बन रहा है जो किसी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पर हो, बन रहा है। देखो XXW, XXW, देखो पहले वाले प्रोडक्शन में देखो XXW राइट हैंड साइड पर है, तो उसको मैं हैंडल कर सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल कैपिटल S से। सो मैंने क्या किया, यहां पर X लिया, इस XXW की जगह कैपिटल S और Z लिख दिया। तो लेकिन इसकी जगह मैं प्रिंट क्या कर दूंगा, 1 प्रिंट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू रूल। अब देखो यहां पर इस SZ को मैं ये देखो मेरा राइट हैंड साइड पर, ये भी मेरा हैंडल है, राइट हैंड साइड पर यहां प्रेजेंट है इस वाले प्रोटेक्शन में, तो इसको फिर से मैं W से हैंडल कर लूंगा। सो XXW, लेकिन इसका प्रिंटिंग ऑर्डर का रूल क्या है, क्या प्रिंट करूंगा, 3 प्रिंट करूंगा। और देखो XXW मेरा हैंडल है, ये भी मेरा राइट हैंड साइड पे पहले वाले प्रोटेक्शन में प्रेजेंट है, सो इसकी जगह मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, S। तो देखो हम लोग बॉटम से चले, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर बॉटम अप पार्सर होता है। बॉटम से हम लोग इसको हैंडल करना स्टार्ट किए स्ट्रिंग को, और टॉप तक पहुंच गए, स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर तक पहुंच गए। ठीक है, स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर तक पहुंच गए, और यहां पर क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। तो मेरा प्रिंटिंग ऑर्डर क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, देखो यहां पर प्रिंटिंग ऑर्डर मेरा क्या हो गया, प्रिंटिंग ऑर्डर मेरा क्या हो गया, 2 3 1 3 1। ठीक है, 2 3 1 3 1। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का यूज किया, बॉटम से स्टार्ट किया, टॉप तक पहुंच गए, और इस ट्रांसलेशन एसडीटीज का भी यूज कर लिया हम लोगों ने, एसडीटीज का भी यूज कर लिया। मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मजा आया माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन में मजा आया सबको। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। एसडीटीज का यूज करके, रूल्स का यूज करके, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का यूज किया, बॉटम से स्टार्ट किया, टॉप तक पहुंच गए, स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर तक पहुंच गए, हैंडल करते करते तो ट्रांसलेशन जो प्रिंटिंग ऑर्डर है वो आपका 2 3 1 3 1 आ गया। समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया। सिंटेक्स ट्री से बेटा इसको बना सकते हो, नहीं तो आप इसको जो है एक शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का रूल होता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा रूल है, शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए हम लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए। जैसे अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं तो कैसे उनको हैंडल करना है। रिसेंटली 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था यहां से, ठीक है, 1 मार्क्स में। तो चलो आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े माय डियर फ्रेंड्स। गुड्डू शर्मा जी, वेरी गुड। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, क्रिस्टल क्लियर होने वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपके एक दो तीन बार और पूछे गए गेट में ही, ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको आगे। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। अगर आपको ये सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन यूज करने आ गए तो बहुत मार्क्स ले जाओगे यहां से, 2 या 3 नंबर मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका हार्ट ऑफ द कंपाइलर डिजाइन है पार्सर, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते भी हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा हमारा डियर फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओगे।
द पास नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ठीक है, पास नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। जल्दी से मुझे आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन, लिटरल्स एडेड टू लिटरल टेबल, लिस्टिंग प्रिंटिंग, एड्रेस रेजोल्यूशन ऑफ लोकल वेरिएबल्स दैट अकर इन ए टू पास असेंबलर रेस्पेक्टिवली। तो कौन सा आपका पहले पास में होगा, कौन सा आपका सेकंड पास में होगा, आंसर बताओगे मुझे यहां पर, आंसर बताने की कोशिश करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इनको लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कैन एनीबॉडी टेल मी हियर आंसर गाइस? सी, कौन बता रहा है सी? ठीक है। सो यार मैंने पहले भी बताया था आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन, ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन, ठीक है, कौन करता है, कंपाइलर। तो पहले फेज में स्पीड तो ठीक आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अभी से ग्रीन हो गया, लाइव हो गया क्या, अब फिर चला गया। हेलो, नाउ फाइंड शेयर कर दो ग्रुप में कि मैं दोबारा से लाइव आ गया हूं दोस्तों। एक बार फिर से शेयर कर दो ग्रुप में, ठीक है, सबको बता दो कि लाइव आ चुके हैं हम लोग फिर से, ठीक है, सबको बता दो ग्रुप में कि हम लोग लाइव आ चुके हैं। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था, एक बार सबको बता दो जल्दी से, फटाफट सारे लोग आ जाए, लाइव आ जाए, ठीक। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, जल्दी से सबको बुला लीजिए, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। इतनी देर आपने वैसे ही बैठ ले लिया है, ठीक है, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए एक बार कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है,
सबको एक बार फटाफट इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं दोबारा से क्लास में आ गया हूँ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार मैं भी सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करें, हम लोग स्टार्ट करें गाइस। बेटा इशू फिक्स हो गया है तो स्टार्ट कर लेते हैं, तो कि करना बहुत है हम लोगों को, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबको एक बार इन्फॉर्म कर दो ग्रुप पे कि सर आ चुके हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहां पर वो पूछ रहा था द पास नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन गाइस, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है, एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। तो जो हम लोगों ने वहां पे देखा था कि कैसे आपकी लैंग्वेज प्रोसेस होती है, माय डियर फ्रेंड्स। सो यहाँ पर सबसे पहले आपका प्री प्रोसेसर होता है, प्री प्रोसेसर जितने भी हैशटैग्स होते हैं, जितने भी इंक्लूड फंक्शन सबको रिमूव करता है। उसके बाद कंपाइलर यहाँ पे जैसे ही आपको एज ए इनपुट लेता है प्योर HLL को, या आपका HLL एज ए इनपुट लेता है, इससे आपको समझ आएगा। तो ये जैसे ही हैशटैग्स वगैरह को रिमूव कर देगा तो ये प्योर HLL में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये आपका कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं या असेंबली कोड भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। सो ये आपका सेकंड पास में आता है। ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन आपका फर्स्ट पास में नहीं आएगा असेंबलर के, ये आपका सेकंड पास में आएगा। सो ये आपका सेकंड पास में आएगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये आपका सेकंड पास में आएगा। लिटरल्स एडेड टू लिटरल टेबल इज नथिंग बट व्हाट, सिंबल टेबल। तो जो भी लिटरल्स होंगे, जो भी वेरिएबल्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, उनको ऐड किया जाएगा सिंबल टेबल में फर्स्ट फेज में। पहले देख के आ रहे हैं हम लोग। लिस्टिंग प्रिंटेड, ठीक है, जो आपकी लिस्ट प्रिंट होगी वो सेकंड फेज में होगी, ठीक है। एड्रेस रिसोल्यूशन ऑफ लोकल सिंबल्स, ये आपका फर्स्ट फेज में होगा। जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो उनके एट्रीब्यूट्स होंगे, उनके एड्रेस को जो है उनको रिसोल्यूशन किया जाएगा फर्स्ट फेज में। तो सबको क्लियर हो गया? इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा मेरा? 1,2 ये आपका सेकंड फेज में होगा, ये आपका फर्स्ट फेज में होगा, फिर से सेकंड फेज में होगा, ये आपका फर्स्ट फेज में होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कई लोग इसका आंसर बता भी रहे थे मुझे, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन गाइस? जबरदस्त शेयर कर दो। इसका आंसर आपको पता चल गया ना? इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा मैंने आपको यहां पे बनाकर भी दिखा दिया है। तो क्लियर टू एवरीवन गाइस? सबको बुला लो, सबको क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट? सबका क्रिस्टल क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड्स? जल्दी से बताओ एक बार फटाफट। हाँ सर क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। जितने भी लोग लाइव हैं, सेशन को इंटरेक्टिव बनाओ, शेयर कर दो, सब सारे लोग फिर से ज्वाइन कर लेंगे और फिर से हम लोग जो है ओके। जस्ट लिसन मी केयरफुली, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन जब भी लैंग्वेज प्रोसेस होती है तो पहले पास में आपके जो भी लिटरल्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको सिंबल टेबल में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। जिन चीजों को रिमूव करना होता है उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। और जो एड्रेस रिसोल्यूशन होता है वेरिएबल्स का सिंबल टेबल में स्टोर करने के लिए, वो भी हम लोग पहले फेज पे ही करते हैं। सेकंड फेज पे हमारा जो कंपाइलर डिजाइन है, ये प्योर HLL को एज के इनपुट लेगा, ऑब्जेक्ट कोड यानी असेंबली कोड में क्रिएट करेगा। उसके बाद असेंबलर लेगा तो प्रिंटिंग हो गई, ठीक है। और आपका जो है ऑब्जेक्ट कोड का इनपुट हो गया। ये सब आपके सेकंड फेज में आते हैं। किस फेज में आते हैं गाइस? सेकंड फेज में आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ये आपके सेकंड फेज में आते हैं। सो यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन सेकंड फेज में आ गया, सिंबल टेबल में वेरिएबल्स को, एट्रीब्यूट्स को ऐड करना फर्स्ट फेज में आ गया, लिस्टिंग प्रिंटिंग सेकंड फेज में आ गया, और एड्रेस को रिसोल्यूट करके उनके एड्रेस को सिंबल टेबल में स्टोर करना, ये फर्स्ट फेज में होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? नाउ जल्दी से एक बार फिर से शेयर कर दो यार।
वही स्ट्रेंथ रहनी चाहिए जो पहले थी, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है। सो नाउ क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन गाइस, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। स्ट्रेंथ वही होनी चाहिए जो पहले थी, क्योंकि अभी तो मलाई बची हुई है पूरा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एक एक नंबर में फिर से रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर माय डियर फ्रेंड्स ये रहा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, वो कॉन्सेप्ट आप लोग यहां पे राइट डाउन कर लीजिए। अगर एलआर पार्सर्स के पावर की बात कर रहा है, एलआर पार्सर्स के पावर की बात कर रहा है, अगर पावर की बात कर रहा है, सो इस रिलेशनशिप को हमेशा याद रखना, जो आपका SLR1 पार्सर होता है, ठीक है, इसकी जो पावर होती है हमेशा लेस देन होती है LALR1 से, और LALR1 की जो पावर होती है हमेशा लेस देन होती है CLR1 से, जिसको हम लोग LR1 भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, LR1 भी कहते हैं, ठीक है। अगर LR पार्सर के स्टेट्स की बात करें, LR पार्सर के स्टेट्स की बात करें कि किसमें स्टेट्स ज्यादा होती है किसमें कम होती हैं, सो हमेशा याद रखिएगा SLR1 में जो नंबर ऑफ स्टेट्स होती है वो हमेशा इक्वल टू होती हैं, हमेशा इक्वल टू होती हैं, लेस देन इक्वल टू नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा इक्वल टू होती हैं LALR1 के पासिंग टेबल में जितनी स्टेट होती है उसके, और हमेशा इन दोनों की जो स्टेट्स होंगी वो हमेशा लेस देन होंगी CLR1 के पासिंग टेबल के और LR1 के पासिंग टेबल के स्टेट्स के, ठीक है। और इन सब में सबसे इजी कौन सा होता है माय डियर फ्रेंड्स, किसकी पासिंग टेबल बनाना कंस्ट्रक्ट करना इजी होता है, ठीक है। SLR1 की पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना बहुत इजी होता है। SLR1 पासिंग टेबल कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी, पासिंग टेबल कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी, कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी, ये आपका इजी होता है। और जो आपका CLR1 होता है इसकी पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, CLR1 की पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना आपका क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। CLR1 पासिंग टेबल कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, पासिंग टेबल कंस्ट्रक्शन इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अदर पार्सर्स। क्लियर हो गया सभी को, सभी को क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड होता है, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो समझ में आ गया, ये बातें समझ में आ गई, सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको, सभी ने नोट डाउन कर लीजिए इसको गाइस। फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आप ही को बताना है, ठीक है। शेयर करते रहिए, सारे बच्चों को जोड़ लीजिए, एक बार ग्रुप पे शेयर कर दो, आ जाओ सारे लोग, आ जाओ सारे लोग, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ठीक है। यहां पर मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं, पावर के टर्म में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है LR पार्सर्स के बीच में, ठीक है। और अगर स्टेट्स की बात करें तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी कि SLR1 की पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना इजी होता है और CLR1 की पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना डिफिकल्ट होता है। अब इस क्वेश्चन का मुझे फटाफट सारे लोग आंसर बता दीजिए, सारे लोग आंसर बता दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का, एकदम से ग्रुप पे शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दो फटाफट सारे लोग, जबरदस्त तरीके से। धीरे धीरे वही स्ट्रेंथ होनी चाहिए 100 पार, ठीक है, क्योंकि अभी ही आपके पास जो कॉन्सेप्ट बचे हैं वही आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। सो SLR पार्सर इज मोर पावरफुल देन LALR, मैंने आपको रिलेशनशिप बताई है पावर के टर्म में। सो SLR की जो पावर होती है हमेशा लेस देन होती है LALR से, और LALR की जो पावर होगी हमेशा लेस देन होगी CLR से, और इसी को हम लोग LR भी कहते हैं, इसी को हम लोग LR भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग LR भी कहते हैं। सो SLR पार्सर इज मोर पावरफुल देन LALR, स्टेटमेंट ट्रू। SLR क्या मेरा ज्यादा है, नहीं लेस है, रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। LALR पार्सर इज मोर पावरफुल देन कैनोनिकल LR, LALR लेस है, ठीक है, रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। कैनोनिकल LR पार्सर इज मोर पावरफुल देन LALR, बिल्कुल सही है, इसकी इसका जो पावर है वो दोनों से ज्यादा है। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे ट्रू है और ऑप्शन डी आपका फॉल्स क्यों है माय डियर फ्रेंड्स। द पार्सर्स SLR, canonical CR and LALR have the same power? No, they don't have the same power. So option C is your right answer. Understand everyone guys? Clear to